जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका निमी वाले इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के टूल्स वाले चैप्टर को कन्वे कर रहे हैं। कन्वे करते हुए अभी हम उसमें NSKF लेवल 5 की जो बुक है, जो हिंदी माध्यम में NSKF लेवल को कंटेंट अवेलेबल नहीं है, NSKF लेवल 5 के टूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, हम उसे PPT के माध्यम से विथ नोट्स मैं उसे आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी बेंच प्लेन तक हमने कल तक कर लिया था, और जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कहाँ से बुक प्राप्त करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे 4 और लेवल 4 की NSKF लेवल 4 की NSKF लेवल 5 की बुक प्राप्त करना है, इसके लिए 2 वीडियो डले हुए हैं चैनल में। एक निम्मी ब्लू कलर के आइकॉन पर डला हुआ है एक वीडियो, और एक पहला वीडियो जो है इसमें डिटेल से बताया गया है, इंट्रोडक्शन नाम से है। वहाँ से जाकर आप कैसे तैयारी करनी है, कैसे कहाँ से बुक प्राप्त करनी है, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। अभी हम अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। अभी लास्ट वीडियो हमने बेंच प्लेन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर ले। जैक प्लेन का मुझसे डायग्राम पूछ रहा था। जैक प्लेन में पीछे जो टेल होती है ये बहुत लंबी होती है, वही सेम दिखने वाला जैक प्लेन जैसे सेम दिखता है स्मूथिंग प्लेन। स्मूथिंग प्लेन में पीछे टेल जो यहाँ पे दिख रही है, टेल नहीं होती, इसे स्मूथिंग प्लेन दोनों डायग्राम आएंगे, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली वैसे ये वाला डायग्राम आता है। थर्ड, अगर ये वाला डायग्राम आ गया, इस केस आता है, ये भी आता है, अगर आता है तो फिर ये वाला छोटा वाला अलग ही आपको समझ में जाएगा कि इसे रिवेट प्लेन कहा जाता है। ठीक है, इसके इस्तेमाल कल मैं डिटेल में पढ़ाया हुआ था इस टूल को। ठीक है, अब अगले टूल की ओर पढ़ते हैं अपन। हम अगले टूल की ओर पढ़ते हैं। अब आया तीसरा, ये यही अब आई सॉ। ठीक है, काटने वाली आरी में संकीर्ण ब्लेड होते हैं जो कि उन्हें वक्र के साथ साथ काटने के दौरान आसानी से मोड़ने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, अब हमें स्ट्रेट कट तो नहीं काटना, अब हमें आर्च काटना है, कर्व काटना है। अब कर्व काटने के लिए अब हम टेनन सॉ का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, स्क्वायर सॉ जो होती है उसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमें लकड़ी के ब्लॉक के 2 टुकड़े करने के बड़े बड़े वैसे कामों में इस्तेमाल करी जाती है। बट अगर हमें सर्कल काटना है, हमें आर्च काटना है, लकड़ी में थोड़ा सा कर्व काटना है, वक्र काटना है, तो हम किस आरी की सहायता से काटेंगे, कैसे काटेंगे? तो जब भी छोटे छोटे होल है, छोटे की होल बनाना है, कीवे बनाना है, ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो फिर वो वहाँ जहाँ आरी कटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक ड्रिल बिट से ड्रिल लकड़ी की जो ड्रिल होती है उसे बिट के साथ ड्रिल मशीन से एक होल करेंगे, मार्किंग बना लेंगे, और फिर उस होल की सहायता से वहाँ से हम ये पतली वाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो सॉ पढ़ रहे हैं, आरी पढ़ रहे हैं छोटी वाली, इन सॉ को उस होल के थ्रू प्लाईवुड से पेनिट्रेट करेंगे, थ्रू करेंगे, और फिर हम आरी को कटिंग करना सॉ से शुरू करेंगे और उसी छोर पर लाके ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो कर्व है, सर्कल है, वो कट जाएगा। ठीक है, अब इसके प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, कंपास आरी। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, की होल सॉ और कंपास सॉ में। ठीक है, अगर डायग्राम, कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम आ जाता है, कौन सी आरी ये पूछ लेता है, कई बार ऐसा होता है कि फिर नाम आ जाता है और फिर डायग्राम ऑप्शन में रहता है। ठीक है, ये भी होता है, पर ये बहुत कम होता है, रेयरली होता है, बट मोस्टली तो आता है कि नाम आएगा कंपास सॉ और कीवे सॉ और ऑप्शन में, और ऊपर डायग्राम बना रहेगा क्वेश्चन में कि ये आरी कौन सी है, दी गई हुई आरी। ठीक है, बड़े वक्र काटने के लिए उपयोग किए जाने वाली आरी कंपास आरी होती है। ठीक है, दूसरी है की होल आरी। ठीक है, या फिर पैड आरी, से पैड आरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग आंतरिक काटने के लिए किया जाता है, आंतरिक वक्र या फिर आंतरिक इंटरनल कर्व काटने के लिए इसका किया जाता है। अगर बड़े वक्र का आया तो फिर आएगा कंपास सॉ, और अगर इंटरनल कर्व आया, आंतरिक कर्व काटने, वक्र काटने के लिए आता है, तो उसके लिए की होल सॉ। इन दोनों के यूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों के डायग्राम है। ठीक है, कंपास ये वाली है जो छोटी है सामने से, छोटी कंपास वाली, और ये चाबी जैसी जो दिख रही है, इसलिए इसको की होल कीवे सारी, चाहे वो कीवे या फिर पैड आरी कहा गया। तीसरी नंबर की आरी कोपिंग आरी। ठीक है, इनका भी डायग्राम आता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल भी आ सकता है, उनसे ज़्यादा का इस्तेमाल इनका पूछा जाता है। ठीक है, कोपिंग आरी, इसका उपयोग तीखे कोने को काटने के लिए किया जाता है। कौन से? कोपिंग वाली, जैसे शार्प कॉर्नर जो है उसको काटने के लिए हम इसका कोपिंग आरी का इस्तेमाल करते हैं। चौथी यह है फ्रेट सॉ। ठीक है, फ्रेट आरी, इसका ब्लेड बहुत महीन होता है। ठीक है, महीन होगा मतलब फाइन होगा, बहुत घने दांत होंगे इसके। ठीक है, इसका उपयोग तीखे और बारीक मोड़ को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब तीखे और बारीक मोड़ है, मतलब फिनिशिंग भी अच्छी चाहिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीट आरी का। ठीक है, नोट, बड़े दांतों वाले ब्लेड तेजी से काटेंगे लेकिन सतह खुरदुरी होगी, और छोटे दांत वाले ब्लेड धीमी गति से काटेंगे, परंतु जो सतह होगी वो अच्छी होगी। मतलब जितने घनी दांत होंगे, आरी का यही रूल है, जितने बड़े दांत होंगे उतने जल्दी तो कट करेंगे, बट उसकी कटिंग उतनी रफ होगी।
पर अगर छोटे दांत है, बारीक मतलब बहुत घने दांत है, आरी के दांत बहुत घने हैं, तो फिर वो आरी से अगर काटेंगे तो भले कट थोड़ा समय लेगा काटने में, बट उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, ये नोट से भी सवाल आता है, अभी रिसेंटली ये सवाल आया था, इनसे कहीं से ना आते इससे आया था सवाल, इस पॉइंट से, इसमें नोट में ऐड करा उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेटल शीट, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एल्युमिनियम वाली शीट से, और नीचे एक और टीन वाली शीट, उससे आते हैं। ठीक है, अब पहला फिर पढ़ लें, शीट स्टील। अब शीट स्टील जो स्टील की चादर होती है, स्टील की शीट जो होती है, स्टील चादर, उसके बारे में कह रहा है। यहाँ नीले काले रंग की बनी बिना कोटिंग वाली शीट होती है। ठीक है, इस धातु का उपयोग केवल उन वस्तुओं तक ही सीमित है जिन्हें पेंट या इनेमल किया जाना है। मतलब नॉर्मल शीट होती है, मतलब हम इसे ऐसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर पेंटिंग करना इस पे ऊपर अनिवार्य होता है। ठीक है, दूसरी आती है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, यहाँ जस्ता लेपित लोहा मतलब जिंक कोटेड आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब होता है जिंक की कोटिंग। ठीक है, और अभी टिन की कोटिंग हो आयरन में तो वो क्या वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो हम अब आगे पढ़ाऊंगा, इसके बाद नीचे आएगी। ठीक है, पर यहाँ ध्यान रखिए, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर साइंस पूछा जाता है तो यहाँ ऐसे ये सवाल आ जाता है। जीआई या फिर हो सकता है थ्योरी में भी आ जाए। जीआई जो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो वहाँ पे जिंक जस्ता के साथ लोहा। ठीक है, मतलब लोहे के ऊपर जस्ते की परत लगाई जाएगी। ठीक है, इसे जीआई शीट के नाम से भी जाना जाता है। जस्ता लेपन से यहाँ क्षरण मतलब रस्ट मुक्त बन जाता है। ठीक है, रस्ट मतलब अगर हम कोटिंग कर देना इसके ऊपर लोहे के ऊपर, किसकी, जस्ते की, तो वह अब पहले तो लोहे में नॉर्मली लोहा वैसे आप देखते होंगे रखा रहता है तो उस पर जंग पकड़ लेता है। ठीक है, वही अगर आप उस पर जस्ते की कोटिंग हो तो बन जाता है जीआई। और जीआई कहाँ देखा है आपने, जीआई आपने देखा, जीआई तार से हम घरों में जो तार रहता है मोटा सा तार 8 SWG 14 SWG के अपने तार देखेंगे ओवरहेड लाइन पे। ठीक, ओवरहेड 14 के और घरों में 14 ओवरहेड लाइन पे 8 के और घरों की लाइन पे 14 SWG के तार देखे होंगे। लोहे के जो हार्ड तार होते हैं वो जीआई के बने होते हैं, वो होता है जीआई। ठीक है, सिल्वर कलर का जो होता है। ठीक है, जस्ता लेपन रस्ट मुक्त हो रहता है। ठीक है, पेन, बाल्टी, भट्टी, कैबिनेट जैसी चीज़ें जीआई शीट से बनाई जाती है। ये तो इस्तेमाल होता पूछा नहीं जाता है। तांबे की चादर, ठीक है, कोल्ड रोल्ड या फिर हॉट रोल्ड शीट होती है। नॉर्मल कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड जो होता है तांबे की चादर उसको कहते हैं। तांबे की एक्चुअली चादर नहीं, तांबे की प्लेट जो होती है वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जो होती है प्लेट अर्थिंग में वो तांबे की प्लेट होती है। ठीक है, चादर तो नॉर्मल पतली चादर होगी, लेकिन हम कहीं पर्टिकुलरली जहाँ लेना हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जैसे आपको कंडक्टर के बीच लगाना है, कहीं पतले से आपको कनेक्टिविटी चाहिए दो टर्मिनल्स के बीच में, तो हम तांबे की चादर लगा सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम शीट, ठीक है, एल्यूमिनियम शीट अत्यधिक प्रतिरोधक होती है। ठीक है, मतलब जंग कम लगता है इससे, जंग से बचाने वाले, रंग में सफ़ेद और वजन में हल्की होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की खासियत बताया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसका उपयोग कई तरह के सामानों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि घरेलू बर्तन। अगर हाउस यूटेंसिल्स आता है आपके ऑप्शन में कि हाउस यूटेंसिल्स घरों के बर्तन में, लाइटिंग फिक्सचर में, या फिर खिड़कियों में, घर में देखो एल्युमिनियम की खिड़कियाँ आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं लोग लकड़ी की जगह, तो फिर कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शन में आता है कि घरों के बर्तनों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो हो सकता है जीआई भी टिक कर दे, ठीक है, या फिर वो टिन वाला आइटम टिक कर दें, पर एक्चुअली में घरों में जो बर्तन होते हैं जिससे उसे हम एल्युमिनियम के बने होते हैं, जिसे हम मोस्टली जर्मन कहते हैं। जर्मन का बर्तन हल्का सा होता है, सिल्वर कलर का शाइनी, वो जो होता है लाइट में, जिसे हम दूध वगैरह गर्म करते हैं। मोस्टली हम जो भगोना वगैरह होता है कढ़ाई फ्राई करने का, वो भी जो होता है वो भी हम इसी एल्युमिनियम शीट का होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं, सिल्वर कलर का जो होता है। ठीक है, वो हम घरेलू बर्तनों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम शीट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। ठीक है, ये टिन प्लेट, जिसका मैं शुरू से ही जिक्र कर रहा था, टिन प्लेट लोहे की शीट होती है जिस पर जंग से बचाने के लिए टिन की परत लगाई जाती है। अब अगर लोहे के ऊपर हम लगा रहे हैं टिन की परत तो हो गई टिन की प्लेट, और अब अगर हम लोहे के ऊपर लगा रहे हैं जस्ते की परत, जिंक की परत, तो वो हो जाता है जीआई। ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क है।
ठीक है। और इस घरों के बर्तनों में इस्तेमाल कौन सी करी जाती है? एल्युमिनियम की चादर, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं टिन प्लेट पर। टिन प्लेट के आकार और मोटाई के को गेज नंबर से नहीं बल्कि विशेष चिन्हों से दर्शाया जाता है। टिन प्लेटों का उपयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, खाद्य कंटेनरों, अब घरों के बर्तन और खाद्य कंटेनर, ये देखिए बहुत फर्क है, घरों के बर्तन और खाद्य कंटेनर, ठीक है, डेयरी उपकरण, भट्टी, फिटिंग आदि के लिए किया जाता है। अब अगर ऑप्शन में आता है तो वहाँ तो अगर हाउस यूटेंसिल आगे घरों के बर्तन आ गया तब तो एल्युमिनियम टिक कर दोगे, बट अगर खाद्य कंटेनर, खाद्य मतलब खाना का आइटम, जो फूड कंटेनर जो होते हैं ना, जो फूड के जो खाना कैरी करने के लिए होते हैं, मतलब आप देखो पैक्ड रसगुल्ला वगैरह आते हैं, पैक्ड रसगुल्ले आते हैं, पैक्ड गुलाब जामुन आते हैं हल्दीराम्स वगैरह के, वो कौन सा कंटेनर? टिन वाला, वो यही होता है। टिन की कोटिंग रहती है किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। आप देखो बहुत टिन बॉक्स आते हैं, तो एक्चुअली में यही होता है, टिन की कोटिंग किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। तो टिन प्लेट का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? खाद्य कंटेनरों में और डेयरी उपकरण, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उसको भी अगर कैन में ट्रांसफर करना है सब, तो फिर उसमें हम इस्तेमाल करेंगे टिन की प्लेट का। ये बहुत चौथा और पांचवा पॉइंट, एल्युमिनियम वाला और ये टिन वाला है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, बहुत ज़्यादा, सच में, ठीक है। अब आखिरी पीतल की चादर। पीतल, तांबा और जस्ता का विभिन्न अनुपात में बना मिश्रण होता है। यह जंग नहीं खाता और शिल्पकला में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आजकल, अभी रिसेंटली आजकल आने लगा है क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन जैसे मुझे पता है कि ये टिन से आते हैं, एल्युमिनियम से आते हैं, तो क्या चीज़ अगर स्किप हो जाती है दिमाग से, वो हो जाती है पीतल की चादर। अब पीतल की चादर, अब क्वेश्चन में क्या था? शिल्पकला में किसका उपयोग, किस चादर को सबसे ज़्यादा किया जाता है, वो होता है पीतल की चादर। एक ही जगह भी देखा गया है क्वेश्चन कोई पेपर में, किस पेपर में मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं दिया नहीं था, मैं कोई क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन से रेफर कर रहा था कोई एग्जामिनेशंस के, अब मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेफर कर रहा था मैं एज ए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी एग्जाम में ये पूछा गया था शिल्पकला के लिए किस चादर का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्निप, ठीक है। अब आपने बैंड स्निप और स्ट्रेट स्निप दो चीज़ पढ़ेगी, बैंड स्निप और स्ट्रेट स्निप, ठीक है, ठीक है। वक्र काटने के लिए, आर्च काटने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है? बैंड स्निप, ये बोलती है यहाँ, ठीक है। और स्ट्रेट स्निप, सीधा नॉट, ठीक है। अब एक्सटर्नल कर्व है, इंटरनल कर्व है, ये थोड़े डेप्थ में आ गया पॉइंट, ठीक है। कौन सा किसके इस्तेमाल करा जाता है, अब वो अपन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चादर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक काटने वाला उपकरण है और इसका उपयोग धातु की पतली चादर को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है, अभी बताया मैंने। अब आता है स्ट्रेट स्निप, मतलब सीधा स्निप, ठीक है। एक सीधे स्निप में सीधी रेखा में काटने के लिए सीधे ब्लेड होते हैं, इसका उपयोग बाहरी घुमावदार वक्र को काटने के लिए किया जाता है। बस आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में वो यही आ रहा है, एक्सटर्नल कर्व, बाहरी वक्र काटने के लिए किसका? बाहरी वक्र कैसे समझाऊं मैं? देखिए इसने डायग्राम बना के बताया है, ठीक है। बाहरी वक्र होता है ये पोर्शन, मेरा पेज है, मैं इसको या तो सेंटर सीधा सीधा काट लूँ, या तो इस किनारे को काटना है, इस किनारे को काटना है, इस किनारे को काटना है, चारों किनारों को अगर मुझे काटना है गोल, या फिर ऐसे पॉइंटेड ट्रायंगल शेप में, त्रिकोणीय शेप में चारों किनारे काटना है, तो ये हुआ तो बाहरी कर्व ना, जैसे ये अंदर गोला है, कटा हुआ है, ठीक है। अब ये जो गोला अंदर वाला है इसे कहेंगे आंतरिक कर्व, ठीक है, आंतरिक वक्र। आंतरिक काटने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बैंड स्निप का, बट अगर बाहरी वक्र काटना है, बाहरी कटिंग काटना है, तो बाहरी वाले के लिए इस्तेमाल करेंगे हम स्ट्रेट स्निप, ठीक है। अब दूसरी पढ़ लेते हैं, बैंड स्निप, ठीक है। बैंड स्निप में घुमावदार ब्लेड होते हैं जिसका उपयोग आंतरिक वक्र को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला स्ट्रेट वाला बाहरी वक्र और दूसरा अंदर, ये दूसरा वाला जो है ये आंतरिक वक्र, ठीक है। अब ये तीसरा, ये बाहरी वक्र, बाहरी घुमावदार वक्र और ये आंतरिक घुमावदार वक्र, ठीक है। सिलेंडर को ट्रिम करने के लिए निचले ब्लेड को कट के बाहर की तरफ रखें, ठीक है। अब एक इसको यूज करने की प्रक्रिया है कि अगर जहाँ से वक्र काट रहे हो, इंटरनल कर्व काट रहे हो, तो फिर नीचे वाला ब्लेड इस अंदर तरफ ना, अपोजिट डायरेक्शन में करके ना काटें। अब ऐसा काटें कि जो बाहरी वाला ब्लेड हो, वो जो निचला वाला ब्लेड हो, वो हमेशा बाहर की तरफ आए। इसे यूज करने का तरीका है, ट्रिक है, ठीक है। अब इंटरनल कर्व किसे कहेंगे? जैसे ये गोला, स्क्वायर के अंदर मुझे सर्कल काटना है, तो ये इंटरनल वक्र, आंतरिक वक्र के अंदर जाएगा, आंतरिक कर्व के अंदर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, सेल्फ टेपिंग, ये शायद आ जाए, इसलिए मैंने अभी डाला हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट 3 पॉइंट तो बन रहे हैं इसमें,
थ्रेड फॉर्मिंग, ठीक है, बस रीड कर लीजिए, थ्रेड बनाने वाला प्रकार, ठीक है। धातु की स्क्रू सामग्री को विस्थापित करने मतलब होल बनाकर मेटरिंग थ्रेड बनाते हैं। ये नरम और पतला सामग्रियों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब ये थ्रेड फॉर्मिंग, ये होता है पहला वाला होता है थ्रेड फॉर्मिंग, ठीक है, ठीक है। दूसरा है थ्रेड कटिंग। इन स्क्रू में कटिंग क्रिया के लिए थ्रेड के आकार में उभरी हुई लकीरें होगी। ये पतले दीवार वाले कठोर या भंगुर पदार्थ पर सेल्फ टेपिंग के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, ठीक है। मतलब इसमें देखो ऐसे दांत बने हुए हैं, मतलब इसको अगर हमें पेनिट्रेट करेंगे तो अपनी जगह खुद बनाते हुए अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये आता है स्वछेदन, सेल्फ टेपिंग वाले और स्वछेदन और टेपिंग, ठीक है, खुद सारा काम करेगा, डायरेक्ट स्क्रू कसना है। पहले वाले में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में मुझे होल बना के देना पड़ेगा, दूसरे वाले में मुझे टर्मिनेट पर इसको फंसाना है, ये खुद होल बनाते हुए अंदर चल जाएगा। तीसरे वाले में मुझे कुछ होल करके नहीं देना, कुछ रास्ता बना के देना, मतलब इसका रास्ता भले मैंने पतला बना दिया, सकरा रास्ता बना दिया, इस वाले के तो मुझे पूरा इसके डेप्थ विड्थ बराबर रास्ता बनाना पड़ेगा। पर सेकंड वाले होगा मैं पतला सा भी इसका आधा हाफ साइज का रास्ता बना लिए तो ये रास्ता बनाते हुए अंदर चला जाएगा। और तीसरा वाला मुझे इसको होल करके देने की जरूरत नहीं है लकड़ी के ऊपर, मुझे बस इसे हल्के से टिप को मुझे प्रेस करना है और इसको स्क्रू टाइट कसना है मुझे। अब जैसे जैसे मैं कसूंगा इसकी थ्रेडिंग को, ये अपने आप होल में स्पेस बनाते हुए अंदर चला जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली थ्रेडिंग बनी हुई होती है, ठीक है। इस स्क्रू में एक विशेष छेदन बिंदु और एक ट्विन स्टार्ट थ्रेड होता है। इन वक्त स्क्रू का उपयोग एक विशेष बंदूक के साथ किया जाता है। शीट को छेद दिया जाता है और स्क्रू को घरों में उपयोग में लिया जाता है। मोस्टली हम इसका इस्तेमाल अगर ईजी हो, जिसमें 4+ बना होता है, फिलिप्स टाइप के होते हैं, प्लस वाले स्क्रू होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है इस्तेमाल करना। कहीं प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, तो बहुत सोफिस्टिकेशन से आप इसको इसके घरों में इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। ये तीसरा सेल्फ थ्रेडिंग वाले स्क्रू करा जाता है, ठीक है। पहले वाले हमें होल पूरा इसके साइज़ का बना के देना पड़ेगा, चादरों वगैरह में इसका इस्तेमाल करा जाता है, शीट वगैरह में। सेकेंड वाले लकड़ी में अगर इसका इस्तेमाल करना है, इसका हाफ डायमेंशन का भी होल होगा, तो खुद छेद बनाते, खुद अपनी स्पेस बनाते हुए अंदर चला जाएगा। तीसरे वाले में थ्रेडिंग करके होल बना के देने की जरूरत नहीं है, बस टिप रखिए और थोड़ा सा प्रेस करिए, खुद अपनी स्पेस बनाते हुए अंदर चला जाएगा। इसकी टिप बहुत पॉइंटेड रहती है, ठीक है। अब आता है स्टेक क्या होता है। स्टेक का उपयोग शीट मेटल को मोड़ने, सिलाई करने और आकार देने के लिए किया जाता है, जो किसी भी नियमित मशीन पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब कोई चादर ऐसी होती है जो कि कुछ चादरें होती हैं ऐसी जो कि मशीन पर हम फोल्ड करके नहीं ले सकते हैं, और छोटा पोर्शन है तो फिर हम अगर छोटी चादर है तो मशीन से तो और भी इस्तेमाल ही कर जाते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक साइज चाहिए हम मशीन में उसे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेक रहेगा, हेड स्टेक की सहायता से लोहे का बना होता है, ये एक शेप होता है, एक आर्च होता है, जो कि हमें चादर की फोल्डिंग वगैरह से मोल्ड करने के लिए, हैम बनाने वगैरह के लिए हमें उसे हेल्पफुल करता है, हमें सहयोग करता है, ठीक है। पहला इसका सबसे इनके सभी के इनके डायग्राम याद करना आपको जरूरी है, ठीक है। पहला वाला है हेड चेयर स्टेक कहलाता है, ये हेड चेयर स्टेक ये वाला कहलाता है, ये वाला, ठीक है। हेड चेयर स्टेक एक तरफ से नुकीला सीधा किनारा होता है। इसका उपयोग तीखे मोड़ बनाने, किनारों को मोड़ने और शीट मेटल को मोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसको 4 पॉइंटेड कर्व बनाना है मुझे, बस ऐसे ही लिखाएगा आपको। इसका उपयोग तीखे मोड़ बनाने, किनारों को मोड़ने और शीट मेटल को मोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो ऐसा आएगा इसके लिए हम लोग, सॉरी यार मुझे नींद आने लग जाती है क्योंकि मैं अभी लगभग 12:30 राउंड हो रहा है, मुझे फ्री होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बर्तन वगैरह वॉश करके सारे काम ऐसा अकेला रहता हूँ। आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना है मुझे, एक दिन का हाउस का भी, यहाँ पे ऑफिस का भी वर्कलोड रहता है मुझे, तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, टायर्ड हो जाता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा थोड़ी आजकल नींद आने लग जाती है, ठीक है। खुद बनाना, सारे काम सेल्फ करना, इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा सा देर लग जाती है आपके लिए वीडियो क्रिएट करने में। बट एनी हाउ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप सारा कंटेंट डिलीवर कर सकते, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा और पढ़ते चलिएगा साथ में, मैं आपको फिर भी 100% कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेकंड वाला है स्क्वायर स्टेक। अब ये पहला वाला हेड चेयर स्टेक आपने पढ़ लिया कि पॉइंटेड चादर को आप मतलब तीखी ना फाइन फोल्डिंग के लिए, चादर के लिए हम हेड चेयर स्टेक इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है स्क्वायर स्टेक। स्क्वायर स्टेक का इस्तेमाल ये नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए होता है,
ये स्क्वायर स्टेक में एक चपटा और चौकोर आकार का सिर होता है, जिसका एक लंबा टांग होता है, लंबा पैर होगा। ठीक है, इसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। देखिए जनरल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थर्ड वाला आता है बिबल हॉर्न स्टेक। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम दे देता है, अभी पूछेगा ये किस चीज़ का डायग्राम है। ठीक है, तो बिबल हॉर्न है, कोनिकल दे देगा, फनल दे देगा, ऐसे ऑप्शन आए हैं एग्जाम्स में। इतना कंफ्यूज कर हैं, अगर आपने ब्लो हॉर्न स्टेक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका डायग्राम देखिए और इसका फनल या फिर कोन ऐसा टिक ना करिएगा, कोन स्टेक, फनल स्टेक, पॉइंटेड स्टेक ऐसा लिखा आएगा। ऑप्शंस ऐसे ही आए हैं, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, पर आप इसे ध्यान की ब्लो हॉर्न स्टेक इसका नाम है। ठीक है, इसके एक सिरे पर छोटा पतला हॉर्न होता है और दूसरे सिरे पर लंबा पतला हॉर्न होता है। इसका उपयोग फनल आदि जैसे पतले शंख के आकार के सामान बनाने, रिवेट करने या फिर सिलाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चौथा वाला है सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम। अगर चारों डायग्राम में कंपेयर करें तो इसलिए क्योंकि बेबल एज्ड स्क्वायर स्टेक सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इन चारों में सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये वाला डायग्राम। ठीक है, बेबल एज स्क्वायर स्टेक का नाम है। बेबल एज स्क्वायर स्टेक का उपयोग कोनों और किनारों को बनाने के लिए किया जाता है। उपयोग नहीं पूछा गया, ना आया आज तक जो आया है वो आया है इसका डायग्राम और इसका नाम। इसको स्क्वायर स्टेक भी टिक कर सकते हैं लोग, क्योंकि देखिए स्क्वायर स्टेक ऐसा अगर पता नहीं होगा तो मैं भी इसे स्क्वायर स्टेक टिक कर दूंगा, क्योंकि बेबल एज स्क्वायर इसका सही ऑप्शन है। और मैं शायद करूं या ना करूं तो आपकी मंशा के पास लक होता है, वो तो अब तुक्का लग गया तो लाभ का, नहीं तो कुछ का भी नहीं, ऐसा होता है ना, वैसा वाली बात है। इसलिए पढ़ के जाइए, सही टिक करिए। ठीक है, इसका डायग्राम तो मोस्टली पूछा गया। ठीक है, अगला आता है नॉच। अब नॉच क्या होता है, पहले मैं नॉच बता दूं, फिर आपको इसका डायग्राम बताते हुए आपको मैं कंटिन्यू करूंगा, एक एक पॉइंट डायग्राम के साथ समझाऊंगा। नॉच वह स्थान है जो शीट धातुओं को लेआउट से काटते समय किनारों और जोड़ने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नॉच क्या होती है समझिए। आप इसमें इमेजिन करिए आइसक्रीम को मैं कह रहा हूँ, स्वीट्स मिठाइयों का जो बॉक्स होता है ना, कार्टन जो आता है, या फिर आप केक का बॉक्स कह सकते हैं। केक का बॉक्स आप देखिएगा वो सीधा रहता है, फ्लैट पेपर रहता है, उसमें ऐसे कट्स बने होते हैं, कुछ वी, कुछ कॉर्नर में स्क्वायर, उससे हम फोल्ड करते हैं, पर वो है तो फ्लैट, बट फ्लैट होते हुए फोल्डिंग करने के बाद तो एक बॉक्स के रूप में तैयार हो जाता है। तो बस उसी फोल्डिंग की प्रक्रिया, वही कटिंग वगैरह की प्रक्रिया को जो होते हैं, उससे हम जो किनारे पर कट लगता है वो सब होता है, उसे हम कहते हैं नॉच। ठीक है, अब पहला आता है सीधा नॉच या फिर स्लिट नॉच। इसके दो नाम है, सीधा नॉच या स्लिट नॉच। ठीक है, ये नाम में कन्फ्यूजन आ, ये नाम याद करिएगा, मैं कह रहा हूँ नाम याद करिएगा, ऑप्शन में आ सकता है। देखा है कि कहीं सीधा नॉच ना ऑप्शन में आया नहीं, स्ट्रेट नॉच नहीं आया है, वहाँ पे डायरेक्ट आया है स्लिट नॉच। ठीक है, कि किनारों पर बनाया गया है एक सीधा कट होता है जहाँ उसे मोड़ना होता है। सिंपल सी बात है, मैंने एक सीधी क्रीज बनाई हुई है एक, जहाँ से मुझे एक फोल्ड लेना है। समझिए मेरे पास एक पेज है, मैंने से एक किनारे से मैंने 1 या 2 इंच में मैंने एक क्रीज बनाई और उससे वहाँ से स्केल रखा, समझिए मैंने स्केल रखा और मैंने पेज को उसको उतना फोल्ड कर दिया। ठीक है, तब फोल्ड कर दिया तो जो क्रीज बनाया उसे कहते हैं स्ट्रेट नॉच। ठीक है, अब इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अभी अपन पढ़े थे, देखिए स्टेक पढ़े अपन ने, ये है स्ट्रेट नॉच, ये नॉर्मल जो ये देखिए क्रीज बनाया हुआ है ना, ये क्रीज बनाया हुआ है, ये है स्ट्रेट नॉच। ठीक है, ये देखिए स्लिट, ये देखिए ये क्रीज बनाया है ताकि मैं यहाँ से फोल्ड कर सकूँ, या फिर कोई व्यक्ति यहाँ से फोल्ड कर सके। जो क्रीज बनती है, जो मार्किंग जैसे क्रीज बनती है ना, फोल्ड होता है, एक लाइन बन जाती है, एक रेखा सी बनती है जहाँ से इजीली फोल्ड हो जाए, बस उसे कहते हैं स्लिट, ये स्ट्रेट नॉच। स्लिट जो है अभी कहा था आपको, देखिए कंफ्यूज है, ये देखिए स्लिट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको बता दिया, देखिए लिखा स्लिट नॉच। ठीक है, सेकंड आता है वर्गाकार नॉच। ठीक है, का उपयोग वर्गाकार या फिर आयताकार बॉक्स बनाते समय किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये स्लिट नॉच हो गया। ठीक है, अब आया स्क्वायर नॉच। स्क्वायर नॉच क्या होता है, देखिए स्क्वायर नॉच में क्या करते हैं, हम एजेस से 4 कॉर्नर को 90 डिग्री के कोण पर कट कर देते हैं।
ठीक है। अब कट करने से क्या होगा, ये वाला फ्लिप जो है ऊपर फोल्ड हो जाएगा, फिर ये वाला फ्लिप भी ऊपर फोल्ड होगा, ये वाला फ्लिप भी ऊपर होगा, ये वाला फ्लिप। और यहाँ क्यों ये ऊपर फोल्ड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लिट जो कहते हैं ना स्लिट, यहाँ मैंने स्लिट बनाई हुई है और ये किनारे में जो कट लगा हुआ है, ये किनारे जो कट लगा हुआ है इसको कहते हैं स्क्वायर नॉच। ठीक है। अब ये जब ये दोनों यहाँ पर ऊपर आके मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक बॉक्स बन के क्रिएट होगा, इसे कहा जाता है स्क्वायर नॉच। किससे, ये 90 डिग्री कट और बीच में स्लिट या फिर स्ट्रेट नॉच। ठीक है। अब आता है तीसरा आता है तिरछा मतलब स्लैंट नॉच। शीट के किनारों पर 45 डिग्री के कोण पर एक तिरछा पायदान बनाया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक ही हेम समकोण पर मिलता है। ठीक है। अब देखिए जब ज्वाइन होगा तब वो 90 डिग्री बनाएगा। आप देखते हैं, ये देखिए आई। ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने एज पर, यहाँ पर मैंने क्या करा था, पीछे आपने बुक में कवर चढ़ाया होगा ना, कई बार हाफ फोल्ड कर देते हैं अंदर तरफ नोटबुक बुक वगैरह में, कई बार दोनों के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 90 डिग्री कट कर रहा हूँ पिछले वाले में, इसे कहा था स्क्वायर नॉच। पर अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसा स्ट्रेट कट मार दूँ, कैसा, ऐसा कट मार दूँ यहाँ पे, जिससे कहेंगे 45 डिग्री का कट मार दूँ मैं यहाँ पर, तो ये 45 हो गया और ये वाले 45 का कोण हो गया, यहाँ भी 45 का कोण हो गया। जब ये दोनों 45 के कोण सीधे आके एक दूसरे ज्वाइंट होंगे तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन बनेगा, इंटरसेक्शन पर मुझे 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाए, तिरछा स्लैंट नॉच। ठीक है। अब चौथा, ठीक है, वी नॉच। वी नॉच में दोनों पक्षों की शीट के किनारे से 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। नॉच की किनारे 90 डिग्री पर मिलते हैं। ठीक है। इस नॉच का उपयोग 90 डिग्री के मोड़ और अंदरूनी फ्लैंज के साथ काम करते समय किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने अब यही नॉच मैंने यहाँ पे क्रीज बनाई। अब मुझे इसको सेंटर से फोल्ड करना, मुझे किनारे से अगर कॉर्नर से फोल्ड नहीं करना है, ये तो कॉर्नर के लिए हो गया, बट अगर मुझे यहाँ से फोल्ड करना होता सेंटर से, तो मैं क्या करता, तब मैं यहाँ पे कोण लगा देता। कितने का, 45 का आधा, 45 का आधा, इधर आधा इधर आधा। जो कि अगर मेरा पेज जब ज्वाइन होता है, ये देखिए ये पेज यहाँ से भी फोल्ड हुआ, ये वाला क्रीज जो है हाफ फोल्ड हुई, ये वाली क्रीज जो है ये भी हाफ फोल्ड हुई, ऊपर हाफ फोल्ड हुई। ठीक है। और ये वाले सेंटर बना हुआ, मैंने इसको हिला के उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। तो जब ये यहाँ पे करा तो ये जो जंक्शन बना, मेरे यहाँ पे पॉइंट बना, ये बना 90 डिग्री का। ठीक है। सबसे ज़्यादा खुल जाता है ये वाला। इन अ वी नॉच बोथ दी साइड्स आर कट एट 45 डिग्री। ये देखिए दोनों सीधे 45 डिग्री पर काटे गए टू द एज ऑफ द शीट के किनारे, एज पर। ठीक, मतलब जहाँ पे फोल्ड होना है वहाँ पे। द साइड ऑफ नॉच मीट एट 90 डिग्री। यहाँ पे देखो दोनों जब मिलेंगे तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे। दिस नॉच इज यूज्ड व्हेन मेकिंग अ जॉब विद 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लैंज। ठीक है। अगर इनसाइड फ्लैंज, अंदरूनी फ्लैंज मतलब इंटरनल कर्व लेना है, मतलब अंदर तक की फोल्डिंग नहीं हो गई है, आउटसाइड फोल्ड होती है, बाहर तरफ फोल्ड होता है, इनसाइड है तो अंदर तरफ की फोल्डिंग हो गई, अंदर तरफ की फोल्डिंग, ऐसी फोल्डिंग मुझे प्राप्त करना है, तब जाके मैं कौन सा नॉच बनाऊंगा, वी वाला नॉच। ठीक है। उसके पहले वाला स्लैंट, तिरछा नॉच। ठीक है। ये होगा नॉच खत्म। अब हम थोड़ा सा निम्मी के थोड़े से टूल्स बचे हुए हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बची हुई है, वही इसी बुक की हम जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था इन्फॉर्मेशन वो हम कैरी करते हैं। ठीक है। नॉच हमने पढ़ लिया। अब ये होता है हैम। मैं बहुत देर से बोलता हूँ हैम किसे कहते हैं, हैम इज फोल्डिंग। बस इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा पूछ जाता है। ये वाला देखिए सिंगल फोल्ड, बस मैंने चादर को एक किनारे को, हो सकता है चादर यहाँ से पॉइंटेड हो, यहाँ से इस चादर को पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा तीखी हो, पैनी हो, कटिंग करने स्निप से कट करने के बाद, तो फिर अब हाथ कर सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। मैं इससे डायरेक्टली ऐसा कमज़ोर भी होगी, थोड़ी सी मजबूती भी प्रदान करेगा और सेफ्टी भी प्रदान करेगा एट द सेम टाइम। तो चादर को मैं 1 सेंटीमीटर या 1.5 या 2 सेंटीमीटर मैं इसे एक फोल्ड कर लूँगा और यहाँ पे हैमरिंग कर दूंगा प्रॉपर्ली मैलेट की सहायता, क्योंकि चादर है, हथौड़ा नहीं मार सकता इसे, चाहे वो कोई प्रकार का हथौड़ा। इससे मैलेट की सहायता से मैं इसे हैमरिंग करूंगा तो ये चादर ये एक फोल्ड हो जाएगा। बट मुझे और भी अच्छा फोल्ड कि ये जो एज है ये इतनी भी ना बचे, शायद बच जाती है ना कि यार पूरी एज एक दूसरे ओवरलैप ना हो, शीट से शीट टच ना हो, तो मैं इसे और भी मजबूती मिलना चाहिए, तो इस सिंगल हैम को अब मैं कर लूँगा डबल, मतलब इसे एक और बार फोल्ड कर लूँगा, मतलब एक बार फोल्ड करने के बाद एक और बार फोल्ड कर लिया, मतलब एक बार फोल्ड करने के बाद एक और बार फोल्ड कर लिया, तो इसे कहते हैं हैम, डबल हैम। ठीक है। सिंगल हैम, डबल हैम, डबल फोल्ड, इसका डायग्राम पूछा था, ये डायग्राम सबसे ज़्यादा आता है डबल हैम वाला। ठीक है। सिंगल हैम में कभी कभार आ जाता है बट डबल हैम का डायग्राम ज़्यादा आता है।
ठीक। अब पैटर्न डेवलपमेंट, ये पैटर्न डेवलपमेंट इतना यूनिक सवाल है ना, हिंदी मीडियम वाले तो मतलब कन्फ्यूजियाँ जाएँ इसको टिक करने से पहले। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितने प्रकार की है। पहली एक पैरेलल लाइन, दूसरी है रेडियल लाइन मेथड, तीसरी ट्रायंगुलर वाली, ये है ट्रायंगुलर वाली, ये देखिए ट्रायंगुलर वाली। ठीक। अब क्या चीज़ें हैं, क्या है देखिए, अब ये समझिए, ये फोल्डिंग है पेपर को, मैंने स्क्वायर फोल्ड में एक पेपर को मैंने इस प्रकार फोल्ड किया कि वो एक फोल्ड यहाँ पे, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, ये 4 फोल्ड ऐसे हो गए। मैंने उसका बना दिया स्क्वायर प्रिज्म, फोल्ड करके मैंने ऐसा बनाया उसका स्क्वायर प्रिज्म। अब मैं इसे अगर यहाँ से इस आकार में कट करता हूँ, या फिर अगर मैंने इसे बेलनाकार बनाया, सिलेंड्रिकल बनाया पेपर को, इस आकार में कट करता हूँ तो मुझे एक शेप प्राप्त होगा खोलने के बाद, पेज को खोलने के बाद वो शेप होगा ऐसा। अगर मैं कट करता हूँ तो मुझे या तो नीचे का इतना पोर्शन मिलेगा एक तरफ पेपर का, और दूसरे मिलेगा इस तरफ इतना पोर्शन। और अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा कट करता हूँ, जैसे जैसे डायग्राम में दिखा गया, स्लैंड से काटता हूँ तो मुझे ये इस प्रकार का शेप प्राप्त होगा। एक पेज ऐसा मिलेगा और ऊपर वाला पेज ऐसा मिलेगा। ठीक है। अब इससे क्या होता है देखिए, अब मैं बताता हूँ। दिस मेथड इज यूज टू डेवलप पैटर्न्स और फ्रॉम शेप्स लाइक बॉक्स और प्रिज्म या सिलेंडर। ठीक है। अब जो पैटर्न होता है हम पैरेलल लाइन मेथड इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये पैरेलल लाइन से ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे समांतर है। पेज को मैंने इस प्रकार से फोल्ड करा गया, 2D पेज को, तो 2D शीट को, मैं पेज का एग्जांपल दे रहा हूँ, इस प्रकार फोल्ड करा गया कि फोल्डिंग जो थी एक दूसरे के समांतर में थी। तो मुझे किस प्रकार का शेप प्राप्त होगा? मुझे या तो फिर शेप प्राप्त होगा बॉक्स, डिब्बा, या फिर प्रिज्म के आकार का, या तो फिर बेलनाकार आकार। ये बेलनाकार दिख गया है, ये प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म, या फिर बॉक्स, इसे क्यूब या क्यूबॉइड भी कह सकते हो। ठीक है। घन घनात्मक तो कहते हैं वो। ठीक है। अब दूसरा आता है रेडियल लाइन। ठीक है। रेडियल लाइन में होता है ऑब्जेक्ट्स लाइक पिरामिड्स एंड कोन्स कैन बी डेवलप्ड यूजिंग दिस मेथड। मतलब पिरामिड या कोन्स बनाया जा सकते हैं इस मेथड से। दिस इंक्लूड ऑल द शेप्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ पिरामिड कोन। ठीक है। अब पिरामिड कोन मतलब ये देखिए कोन ऑब्लिकली। ठीक है। अब देखो रेडियल मतलब मुझे किस शेप में फोल्ड करना है। अब मैं जो फोल्डिंग करूंगा रेडियल मतलब रेडियस जो होती है, इस त्रिज्या के आधार पर मैं इस शीट की फोल्डिंग करूंगा। जब शीट की फोल्डिंग करूंगा त्रिज्या के आधार पर, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्या प्राप्त होगा? एक कोन या एक चोंगा मुझे प्राप्त होगा। तो इससे मुझे यह शेप प्राप्त किया जाता है। और जब मैं कट करूंगा तो इसमें कैसा वक्र प्राप्त होगा? इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। ठीक है। अब मैं इस विधि से मैं प्रिज्म तो प्राप्त नहीं कर सकता, या इस विधि से प्रिज्म वाली विधि से मैं कभी भी पैरेलल समांतर फोल्डिंग करके मैं कभी एक कोन नहीं प्राप्त कर सकता। और अगर मैं समांतर फोल्डिंग कर रहा हूँ तो कोन नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, और अगर मैं रेडियल फोल्डिंग कर रहा हूँ तो मैं कभी भी प्रिज्म नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर फोल्डिंग करनी पड़ेगी, तब जाके एक चादर की सहायता में से आपको एक इस प्रकार का शेप वक्र मिलेगा। ठीक है। पर अब आती तीसरी, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर। इसका सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी प्रकार का शेप मुझे प्राप्त करना है तो चादर को ट्रायंगुलर आकार में, शेप त्रिकोणीय आकार में फोल्डिंग करें, तो फिर आपको जो भी आपको शेप चाहिए वो शेप आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू डेवलप पैटर्न्स फॉर शेप्स हैविंग नो एपेक्स इन विच नॉट ऑल द शेप्स आर पैरेलल। मतलब वो शेप से प्राप्त कर जा सकते हैं जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब इन विच जिसमें समांतर वाली टर्म भी ना हो, मतलब पहली वाली टर्म भी ना हो, समांतर वाली मतलब ये वाली टर्म भी ना हो, और सेकंड चीज इसमें कोई आधा मतलब कोई भी इररिलेवेंट शेप जो होगा, ऑक्टागन, पेंटागन वगैरह इस टाइप के शेप जो होते हैं वो कि मुझे प्राप्त करा जा सकते हैं ट्रायंगुलर त्रिकोणी वाली से। अब ये नोट है इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। व्हाइल बोथ द रेडियल एंड पैरेलल लाइंस मेथड कैनॉट बी अप्लाइड टू शेप्स। ठीक है। दोनों मेथड जो है रेडियल और पैरेलल, मतलब पहली पैरेलल और रेडियल वाली, कैनॉट बी अप्लाइड टू शेप्स शोइंग इन फिगर 3। मतलब फिगर नंबर 3 पे बनाए गए चित्र जो है, फिगर नंबर 3 है ये वाला, जो ये जो कोन बनाया गया है, ये सारे चित्र बनाए हुए हैं, ये जो आउटपुट मुझे कट करने के बाद मिला चादर की, इन पर मैं पैरेलल और रेडियल मेथड से मैं ये वाला वक्र कभी प्राप्त नहीं कर सकता, ना ये वाला शेप प्राप्त कर सकता है। ठीक है। बट द मेथड ऑफ ट्रायंगुलर मेथड कैन बी यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स फॉर शेप डिपिक्टेड इन फिगर 1 and 2।
मतलब यही मैं कह रहा था अभी कि ट्रायंगुलर वाला जो शेप है, अगर इस प्लेस में अगर मैं इसमें कट करता हूँ सही से, मैं जैसे फोल्डिंग करता हूँ, तो 1 और 2 मतलब 1 और 2 मतलब डिपिक्टेड इन फिगर 1 एंड 2 मतलब इसमें दिया हुआ मतलब कोण भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रिज्म भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही कहा गया था कि ऐसी कौन सी 3 ऑप्शन बन गया, पैरेलल, रेडियल, ट्रायंगुलर या सभी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आया था। ठीक है, तो ऑप्शन का जवाब था ट्रायंगुलर त्रिकोणीय लाइन मेथड है, जिससे सभी प्रकार के शेप, प्रिज्म और कोन टाइप के शेप जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे रिबिट। अब रिबिट कितने प्रकार के होते हैं, टिन मैन रिबिट, फ्लैट हेड रिबिट, राउंड हेड रिबिट और काउंटर सन रिबिट। ठीक है, 4 प्रकार की रिबिट होती है। अब इसका क्या सवाल पूछा है, रिबिट कैसे करी जाती है, देखिए मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपको होल रहेगा 2 चादर को रिबिटिंग करने के लिए। समझिए, मैंने नीचे से मतलब पंखों का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पंखे ये तो ऐसी ही लगी रहती है ना, ये पंखे का ये पोर्शन हो गया जो कि फैन के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ से हम नट कसते फैन में, और ये जो ब्लेड होता है ये ऑटोमेटिकली जो मूवमेंट वाला होता है, ये वाला ऐसा तिरछा होता है, बहुत लंबा सा जाता है, उनके बीच में आप देखिएगा जब ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के बीच में, तो फिर ऐसे राउंड बटन जैसी लगी होती है, वो होती है रिबिट। मतलब यहाँ से प्रेस करा गया और जो पीछे वाला पोर्शन लंबा सा दिख रहा है, ये लेंथ वाला दिख रहा है, ये लेंथ वाला पोर्शन यहाँ से ऐसा रहा होगा, पर जब प्रेस करा उसको पुल किया गया अंदर से, यहाँ से बाहर इसको इस ओर खींचा गया, तो ये आके श्रिंक हो गया और यहाँ पे आके फिक्स कर लिया इसने, अपने आप के सर पे सीधे बढ़ा लिया और यहाँ पे लॉक लगा दिया। ठीक है, अब आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है साइज ऑफ रिबिट। रिबिट का जो सिलेक्शन साइज है वो किस आधार पे किया जाता है, किसके आधार पे, द डायमीटर ऑफ रिबिट इज कैलकुलेटेड। मतलब डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिबिट की जो चौड़ाई होती है, यह डायमीटर, ये कितनी चौड़ी होगी रिबिट, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, यह आया था एग्जाम में फॉर्मूला, एक बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था शायद इसका, हाँ इसको न्यूमेरिकल थी पीसीएल में शायद, मुझे ध्यान नहीं इतना। ठीक है, 2.5 से 2.5 से 3 गुना इसके टी इज टोटल थिकनेस, मतलब जितनी थिकनेस है, इसकी जितनी मोटाई है, उसकी जो फिर 2.5 से 3 गुना होगी, उसकी जो होगी वो उसकी क्या होता है, त्रिज्या का डबल जो होता है, ये कहते हैं व्यास। इसका व्यास जो होगा, रिबिट का व्यास 2.5 से 3 गुना होगा उसकी मोटाई की। ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब दिस शैंक लेंथ, मतलब इसकी जो लंबाई ये वाली है शैंक लेंथ, ये अब लेंथ का भी फॉर्मूला याद कर लो, 2t मतलब थिकनेस की डबल गुना प्लस 3/2 उसकी d मतलब होता है डायमीटर, मतलब व्यास का 3/2 और चौड़ाई का 2 गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगी उसकी लंबाई। ठीक है, ये होती है रिबिट। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो था मैंने आपको पढ़ा दिया, बेसिक है रिबिट, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिट वगैरह मैंने शायद आपको बता दी थी कि ये वाली जो बिट होगी टेपर वाली, जब मैं उसी समय पढ़ा था, इसके लेवल 4 में बिट वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, हैंड टूल भी पढ़ा दिया, ड्रिल मशीन भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब ठीक है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है ये देखिए यहाँ पे है मोटर लगी हुई है, यहाँ पर ये बेंच ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, कटिंग आरपीएम मीटर, ये से न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल आपको नहीं आया सही, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अच्छा हाँ, ये वाला डायग्राम आता है, इसके एंगल आते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल मैं बताता हूँ आपको। ये है, समझ लीजिए एक ब्लॉक है, ये इसको यहाँ से लाइन नहीं इमेजिन करिएगा कि यहाँ से लाइन होगी, सिर्फ नीचे यहाँ पर एक आपके रखा हुआ है एक लकड़ी का ब्लॉक। ठीक है, जिसे आपको छीलना है। ठीक है, पर्टिकुलर लेंथ तक आप उसके उसमें होल बनाना है, समझिए एक डेप्थ का होल बनाना है इस लकड़ी के ब्लॉक पर। ठीक है, तो आपको नॉर्मल दी गई एक चीज़र, समझिए फर्मर चीज़र है और यह लकड़ी का ब्लॉक। और अगर आप इसे समझे मेटल का ब्लॉक, मेटल का बॉक्स, तो फिर ये समझिए आप ये चीज़र, कोल्ड चीज़र, फ्लैट कोल्ड चीज़र समझ सकते हैं इसे। ठीक है, अब आप मेटल के लिए फिर समझ सकते हैं आप इसे कौन सी एक और डबटेल चीज़र जो आती है वो समझ सकते हैं, डायमंड पॉइंट समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़र है। अब अपना फर्मर से लेते हुए एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर ये इसमें 3 कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इसके नाम याद कर लीजिए, आर रेट एंगल, पॉइंट एंगल और तीसरा है एंगल ऑफ क्लियरेंस। ठीक है, पॉइंट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये बीटा वाला। ठीक है, रेक एंगल कौन सा है, ये गामा वाला, इतना जो है गामा वाला, और तीसरा क्लियरेंस एंगल, तो फिर क्लियरेंस एंगल है अल्फा वाला। अल्फा, बीटा, गामा, नीचे से ऊपर शुरू है, ये भी याद रखना है, अल्फा, बीटा, गामा। ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, अभी ध्यान से याद करिए, अल्फा, बीटा, गामा, और फिर सी पी आर अपने पढ़े थे ना अभी शुरू में,
CPR कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ा था, कह देते हैं। C से होता क्लियरेंस, P से होता पॉइंट एंगल, R से होता रेग एंगल। ऑप्शन में आएगा ही यही आएंगे ऑप्शन। चौथा एक और आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये देखिए 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 बन गए, और इन 3 में से अल्फा बीटा गामा से कोई भी एक पूछ लो, या फिर यही पूछ लो। ये चौथा भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो फिर कैसे आता है ना, नीचे से ऊपर जाना, अल्फा बीटा गामा, C मतलब क्लियरेंस एंगल, P मतलब परमिसेबल जो है पॉइंट एंगल, ठीक है, और R मतलब रेग एंगल। अगर नहीं भी आपको समझ में आ रहा है, CPR याद कर लिया आपने, तो पहले वर्ड से आप पकड़ सकते कि नहीं, नीचे से ऊपर गया था और CPR था, अल्फा बीटा गामा था, ठीक है। और जो एंगल ऑफ, जो चौथा पॉइंट बचता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया जाता है, जो कि चौथा बचता है ये, ठीक। अब एक और चीज़, अगर अल्फा कम हो गया या फिर गामा ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ समझाता हूँ, अगर मुझे यहाँ से छीलते हुए अगर मैंने इसे ज़्यादा टिल्ट कर दिया, ज़्यादा टिल्ट करे, ज़्यादा झुका दिया, तो मेरी चीज़ें जो कि स्लाइड होने लग जाएगी, ठीक है। और अगर इसे ज़्यादा ही हाइट पे उठाकर 90 डिग्री के करीब करके मैं इसे हैमरिंग करता हूँ, तो ये डिप्थ में अंदर जाती जाएगी, ठीक है, और मुझे फ्लैट चीजिंग नहीं मिलेगी। इसलिए इसको बेस्ट करने के लिए इसे हम दोनों तरफ से 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे चलाते हैं, ताकि ये एग्जैक्ट मुझे चीजलिंग छिलपी निकाल के लकड़ी की पे इससे हम चलाते हैं कितने 45 डिग्री पे। इतना ही तिरछी करते, ना ज़्यादा तिरछा ना ज़्यादा, इस पर 45 पे रखें और चिपिंग करें, ठीक है। वी थ्रेड मतलब ये वी ब्लॉक आ गया, किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है वी ब्लॉक, ठीक है। ये थ्रेड के बारे में थोड़ा सा बेसिक ऐसे पढ़ लीजिए, उस रीडिंग वाला है इसमें, ठीक है। ये स्टॉक एंड डाई है, स्टॉक होता है, ये इसे कहते हैं स्टॉक हैंडल, और बीच में लगी हुई डाई, ठीक है। ये डाई जो होती है किसकी बनी, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, और जो स्टॉक बना होता है किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ये सवाल आता है, ठीक है। डाई एंड स्टॉक, ये देखिए आगे यह डाई, और बीच में जाते हैं, डाई बीच में आती है, और आजू बाजू बड़ी सी मछली लगी है स्टॉक। कहाँ है, किस चीज़ के इस्तेमाल किया जाता है, पाइप को अगर हम फंसाएं किसमें, बेंच पाइप वाइज के ऊपर, और पाइप में मुझे थ्रेडिंग क्रिएट करनी है, तो मैं इस स्टॉक एंड डाई की सहायता से पाइप में थ्रेडिंग बनाऊँ। किस में इस्तेमाल करा है, कहाँ इस्तेमाल करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है कंड्यूट में। कंड्यूट वायरिंग फिट होती है, फिर प्रॉपर्ली थ्रेडिंग करी जाती है, उसके बाद पाइप फिट करा जाता है। ऐसे नहीं पाइप बस पहना दी जाती है, प्लास्टिक के पहनाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये देखिए थ्रेडिंग बनी हुई है, जिसके ऊपर डाई के ऊपर, और स्टॉक ये है, किसी भी आर्ट का आ सकता है स्टॉक। अब आया वी ब्लॉक। वी ब्लॉक भी किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा था, इसका डायग्राम भी आता है। वी ब्लॉक किस लिए इस्तेमाल करा जाता है, शीट फोल्डिंग वगैरह के लिए, मतलब स्टेक ही समझ सकते हैं इस प्रकार का, किसी प्रकार का स्टेक है पर्टिकुलर प्रकार का, इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड हैव लार्ज वी ऑन द टॉप सरफेस एंड फ्लैट बॉटम ऑन द स्मॉलर वी, ठीक है। आगे मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ये देखिए वी ब्लॉक राउंड, एक मार्किंग टूल भी आएगा अभी। पाइप वाइज, जैसे पाइप वाइज के टूल पढ़ रहे, स्पिंडल कौन सा होता है बताइएगा इसमें। स्पिंडल, ये 2 नंबर देखिए हैंडल है, ठीक है। 1 नंबर है स्पिंडल, ये स्पिंडल है बीच वाला अपना स्पिंडल, ठीक है। मूवेबल, जो हाँ ये मैंने अच्छा तो पढ़ लिया मैंने ऑप्शन का। तीसरा मूवेबल, कौन सा जबड़ा मूव करता है। पाइप ब्रांच में पूछा जाता है कि कौन सा जबड़ा, कौन सा जॉ जो है मूव करा जाता है। पाइप का जो पाइप ब्रांच होती है उससे भी ऐसे थ्रेडिंग बनी होती है, आप देखो ऐसे नट लगे रहते हैं। ऊपर वाला हेड होता है वो होता है मूव करने वाला, उसे कहते हैं मूवेबल जॉ, और नीचे वाला फिक्स होता है। वो आपको वाइज देख के समझ में आ जाएगा, डायग्राम जैसे पूछा गया, ठीक है। ये पाइप ब्रांच है, ठीक है, मतलब पाइप को ग्रिप करके रखने के लिए यहाँ से चेन फंसा और टाइट कर दो, पाइप आपको कहीं मूव नहीं होगा। स्केल है नॉर्मल, ये टूल्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। अब ये लिमिट गॉज जो है, लिमिट गॉज अभी आपको जस्ट आपको समझाता हूँ कि लिमिट गॉज जो है इससे आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें गो या नो गो पोजीशन होती है अगर, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की पोजीशन, द इंटरनल मेजरमेंट द गो एंड्स ऑफ द गॉज इज इक्वल टू मिनिमम लिमिट, ठीक है। गो मतलब मिनिमम लिमिट, डेट कैन एंड डेट ऑफ द नो गो एंड इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। अब यही पूछा जाता है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। गो का मतलब है कि हाँ वहाँ न्यूनतम लिमिट है, वहाँ नियमन मतलब इसके मतलब चला जाएगा। मतलब अगर मेरा इतना होल है, समझ लीजिए ये होल है, इससे 10 mm का जा सकता है, तो हाँ वो मिनिमम लिमिट है इसकी, कि इसके अंदर से जाना चाहिए। अगर चला गया
तो हाँ 10 mm से मेरा पाइप छोटा है, ठीक है। अगर मैं गो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा हूँ, हाँ चला गया। पर अगर मुझे 10 mm से बड़ा चाहिए पाइप, तो अब मैं अपनाऊंगा कि नो गो, मेरे पास 10 mm का तो है पर मुझे एक्सेप्टेबल है 11 mm का। मतलब अगर 10 mm का इसके अंदर से जा रहा है तो नहीं, मतलब मैं फुल फेल है। पर इसके अंदर जा रहा तो हाँ एक्सेप्टेबल है। बट अगर इस नो गो के थ्रू जा रहा है तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके थ्रू मुझको नहीं जाना चाहिए, समझ जाइए। तो मतलब मुझे चाहिए 10.25 का, 10.5 mm का या फिर 11 mm का मुझे पाइप चाहिए, जो कि इसके थ्रू अंदर ना जाए और यहीं अटक जाए, बाहर टच हो जाए, इसके अंदर पेनिट्रेट ना हो। तो ये होती है मिनिमम लिमिट। गो मतलब वहाँ न्यूनतम लिमिट जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, और नो गो का मतलब है वह अधिकतम यूनिट लिमिट जो कि मुझे एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो एक चीज को भी याद रख लीजिए, गो नो गो में से गो याद कर लीजिए मिनिमम लिमिट, बस। इसका अपोजिट होगा गो में मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, किसमें, ये दूसरे वाले में, नो गो वाले में, ठीक है। ये है नो गो नो गो, ठीक है। थ्रेडिंग वाला है और बिना थ्रेडिंग वाला, यही पूछा जाता है इसमें डायग्राम, नो गो वाला, इतना ही सा, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब अगला चैप्टर आएगा शायद, ओके, पावर का चैप्टर 3 कल से अपन पढ़ाई से हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर वगैरह होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड जॉइंट जो होता है, कल हम इससे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम बेसिक शुरू करेंगे। और अभी थोड़ा सा और थ्योरी आएगी, आपको थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ समझाने वाले हैं नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल आएंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो जिसे पढ़ने मज़ा आएगा कि प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनेशनल ओम, इंटरनेशनल एम्पियर क्या होता है, DC AC क्या होता है, बहुत बेसिक जो है यहाँ से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगर आपको समझते हुए पढ़ना है तो यहाँ से आपको बेस क्लियर होते चलना बहुत ज़रूरी है। ये तो अभी तक याद करने वाली चीज़ें थी, समझने वाली चीज़ें नहीं थी, पर हाँ अब यहाँ से समझने वाली, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रन वगैरह थोड़ा सा खत्म हो जाए, इस सेमीकंडक्टर का बेसिक खत्म हो जाए, इसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, और इस चैप्टर के बाद से लगातार कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ आपको अगर याद करते रट्टू तोता बन के चलना है तो आप अलग आपकी मंशा है, पर अगर समझते हुए चलना है तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ साथ चलते हुए। चलिए ठीक है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कुछ नया सीखने मिला तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा दोस्तों को, और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, और मेरे प्लीज़ हेल्प करिएगा कि मैं मोटिवेटेड रहूँ, और आप फीडबैक दें और लाइक करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।